A medical series by Dr. Kanta Bhutra. मेरे पड़ोसी प्रकाश भाई नंदवानी के कहने पे गैस, एसिडिटी और समथिंग एल्स यह वीडियो मैंने बनाया है। यह वीडियो बनाने के पहले मैं मेरे नीचे आर्यन मेडिकल में गई। वहाँ पे पिंकी जी ने मेरे को बहुत सारी दवाइयाँ बता दी जो एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं, गैस के लिए, जैसे हरडे है, इनो है और कायम चूरन है, और उसके सिवा हमारी बहुत सारी दवाइयाँ। मुझे याद आया कि जब मैं सूरत में नई नई आई थी तो जब भी पेशेंट आते थे बोलते थे भाई रात को गैस होता है ना, तो हम लोग तो दूध और सोडा पी लेते हैं। काफ़ी लोग नींबू और सोडा पीते थे। इनसे गैस का कैसे कम होता होगा? एक्चुअली गैस में एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है, उसके कारण जलन होती है। जब आप सोडा या दूध सोडा पीते हो तो उसके कारण एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपको अच्छा लगता है। पर ये सॉल्यूशन नहीं है, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए मेरे साथ है डॉक्टर सुभाष नंदवानी, सूरत के फेमस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। नमस्कार। आज हम गैस के बारे में कुछ बातें करेंगे। बहुत सामान्य शिकायत है गैस। बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि गैस हो गई है। अब गैस का मतलब हमको ये पूछना होता है कि गैस से वो क्या कहना चाहते हैं। कई लोगों को पेट में भरावा लगता है, पेट भारी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है तो उसको गैस कहते हैं। तो वो आंतों की गैस हो गई। तो वो गैस आंतों में कहाँ से जाती है? कुछ तो हम स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, वो गैस होती है। कुछ आंतों में बनती है। जो खाना पचता नहीं है वो बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद बैक्टीरिया उसको फर्मेंटेशन करते हैं, आफरा करते हैं, और वहाँ से गैस बनती है। और पेशेंट को लगता है कि पेट में भारी हो गया है, पेट ब्लोटिंग हो गया है, पेट गैस हो गई है। कई बार कब्ज़ हो जाती है, कब्ज़ की वजह से गैस हो जाती है। स्टूल पड़ा रहता है बड़ी आंत में, वहाँ फर्मेंटेशन होता है और वो गैस बनाता है। तो हमको ये देखना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके लिए हमको फाइबर ज़्यादा लेने हैं। सब्जियां, फल का सेवन ज़्यादा लें, और खूब पानी पिएं, खूब चलें, खूब एक्सरसाइज करें। शरीर गति करेगा तो आंतें गति करेंगी। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए शरीर को गति कराते रहें। अगर हमारा काम पूरा दिन बैठने वाला है तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कई बार ये शिकायत होती है कि गैस सिर पे चढ़ गई, जोड़ों में आ गई। तो सिर में दर्द होता है तो लोगों को लगता है कि गैस हो गई है, पर सच में गैस तो आंतों के बाहर आ नहीं सकती है, वो सिर में तो जा नहीं सकती, ऐसा संभव नहीं है। पर कई बार लोगों को माइग्रेन होता है और उसके साथ पेट के कुछ लक्षण होते हैं, उल्टी होती है या पेट के कुछ लक्षण आते हैं, जैसे पेट में भारीपन लगता है। तो वो माइग्रेन के कारण भी पेट के लक्षण होते हैं, और लोगों को लगता है कि ये गैस हो गई है तो पेट के डॉक्टर के पास आते हैं कि वो गैस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। पर कई बार उल्टा होता है कि सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, और उसमें पेट के लक्षण होते हैं, और हमको लगता है कि पेट की वजह से गैस हो गई है या पेट की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से या पेट में कुछ खराबी की वजह से माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है तो माइग्रेन शुरू हो जाता है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि गैस जोड़ों में चली गई है। यहाँ यहाँ दबाएंगे तो गैस जोर का डकार आएगी, इधर दबाएंगे तो जोर का डकार आएगी। पर ये जो है, अगर हाथों पैरों को दबाने से गैस निकलती है, जोर का डकार आते हैं, तो लाउड इरेक्टेशन जो होते हैं ये स्ट्रेस का लक्षण होते हैं, ये डिप्रेशन का लक्षण होते हैं। तो कहीं वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, कहीं उनको ध्यान की ज़रूरत है, कि वो मांगते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पे वो उनका ये होता है कि हमारे पे ध्यान दो, हमको मदद की ज़रूरत है। ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता, ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो हमको ये ध्यान देना होता है परिवार के सदस्यों को कि उनको कहाँ पे स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए ताकि ये जोर का डकार आना कम हो सके। कई बार हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, कि गैस को एसिडिटी के रूप में, जो एसिडिटी होती है तो शिकायत ये होती है कि ये गैस हो गई है। मतलब छाती में जलन होती है, या जलन हो जाती है छाती में, या पेट का पानी गले में ऊपर वापस चढ़ आता है, या गले में लगता है कि कुछ अटक गया है, गले में कुछ अटका जैसा लगता है ना। तो कई बार ये डकार आने से, बहुत ज़ोर ज़ोर का डकार आते हैं,
तो ये जो शिकायत होती है, तो कई बार क्या होता है, खाने की जो नली होती है वहाँ नीचे वाल्व होता है जो वन वे होता है, ऊपर से खाना नीचे जाता है, वो वाल्व खुलता है और वो जब खाना नीचे उतरता है तो वाल्व बंद हो जाता है। तो कई बार ये वाल्व ढीला हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। तो इसका इलाज करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरा स्टेप होता है मेडिकेशंस मतलब दवाइयाँ, तीसरा स्टेप होता है सर्जरी। तो हमको पहले स्टेप से ही शुरुआत करनी होती है। कई लोग सीधा दवाइयों पे चले जाते हैं, सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं। तो पहला स्टेप है वो लाइफस्टाइल चेंजेस, कि उसमें सबसे पहला ये होता है कि वज़न कम करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न होगा एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। पेट पे दबाव पड़ेगा, एसिड ऊपर बैक करेगा, वो खाने में छाती में जलन होगी, डकार आएंगी, पेट का पानी गले में ऊपर चढ़ जाएगा, गले में लगेगा कुछ अटका है। तो वज़न कम करना है। खाना खाने के बाद फ़ौरन सोना नहीं है, 2 घंटे तक सोना नहीं है, ताकि सो जाएंगे तो वो खाना ऊपर वापस चढ़ जाएगा। और खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाने के बाद पानी पिएंगे पेट के अंदर दबाव बढ़ जाएगा, तो खाना ऊपर वापस आएगा। और पेट भर के नहीं खाना है। पहले कहते थे ना, 1 रोटी की जगह बाकी रखो, अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, 1 रोटी की जगह बाकी रखो, ताकि पेट भर के नहीं, पेट भर के खाएंगे तो पेट के अंदर दबाव बढ़ेगा और खाना ऊपर वापस चढ़ेगा। वैसे ही तेल वाली चीज़ें खाने से, फ्राइड आइटम से, वेफर्स खा लिए, पकौड़े खा लिए तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे क्या होता है, जो खाने की नली और स्टमक जठर के बीच का जो वाल्व होता है वो और ढीला हो जाता है। तो तेल वाली चीज़ों से एसिडिटी बढ़ जाती है। और किसी को व्यसन है, तम्बाकू है, तम्बाकू खाने का व्यसन है, तो उससे ये एसिडिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो ये एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको ये लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी तकलीफ़ रहती है तो फिर दवाइयों की ज़रूरत होती है और दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो दवाइयों में ऐसा है कि जब तक दवाई लेते हैं तब तक अच्छा लगता है, दवाई बंद करते हैं तो फिर से ये तकलीफ़ एसिडिटी हो जाती है। तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें, अपना रहने का खाने का तरीका बदल लें, जो स्वस्थ तरीका है वो करें, या फिर हमको लंबे समय तक दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है तब सर्जरी का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता है, बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो सुभाष जी ने सही बताया है, माइग्रेन पेट का नहीं दिमाग का प्रॉब्लम है। वैसे ही एपिलेप्सी में होता है, किसी को अटैक आने के पहले, किसी को बाद में उल्टी जैसे लगता है, काफ़ी बार बहुत सारी उल्टियाँ भी हो जाती हैं। अगर कोई आप शॉकिंग न्यूज़ सुन लो तो उसके बाद भी आपको काफ़ी बार तुरंत पेट में दुखने लग जाता है, या पेट एकदम लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को उल्टी जैसे लगता है। अरे इतना ही क्या, टॉयलेट बहुत ख़राब होगी और आप वहाँ पे खड़े रहो तो भी किसी को एकदम उल्टी जैसे लगता है, वहाँ से जल्दी से भागने की आप कोशिश करते हो। इतना ही क्या, मोशन सिकनेस, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कोई गाड़ी में बैठा है, लंबा टाइम ट्रैवल करता है तो भी उसको उल्टी जैसे लगता है, चक्कर आते हैं तो भी काफ़ी जनों को उल्टी जैसे होता है। तो ये सब कारण जो है वो पेट के कारण नहीं है। तो उल्टियाँ कैसे होती है अपन देखते हैं। जो मेन सेंटर है दिमाग में, मेड्यूला में है, एकदम पीछे के साइड में, वहाँ पे उल्टी का सेंटर और एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। उसके सिवा दिमाग का ऊपर का दिमाग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वेस्टिबुलर सिस्टम यानी बैलेंसिंग सिस्टम, उन सब के कारण भी वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है। इवन पेट में कोई खराबी होगी तो उसमें भी जो केमिकल्स आते हैं उसके कारण भी उल्टी का सेंटर स्टिमुलेट होता है। तो अरे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन तो ऐसा है कि आपके ब्लड में कोई भी खराबी होगी तो तुरंत उसको स्टिमुलेट हो जाता है और उल्टियाँ या उल्टी जैसे लगना सब शुरू हो जाता है, क्योंकि वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर लेता है। इसलिए आपके दिमाग में कोई भी खराबी हो, इवन वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई की किडनी एकदम खराब हुई है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, या दूसरे कोई केमिकल अगर खराब से आ गए हो तो वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। जब बैलेंसिंग सिस्टम का भी सेम है, इमोशनल मैंने आपको अभी बताया था, या दिमाग में दूसरी कोई भी बीमारियां हो तो उसके कारण भी आपको उल्टी जैसे लगता है। एक पेशेंट को बहुत हिचकी आ रही थी, हिकअप्स, उसके साथ उल्टियाँ हो रही था। 3-4 महीने ऐसे ही चले, एंडोस्कोपी भी उसने काफ़ी बार करा ली थी और बाद में उसको चलने में बैलेंस जा रहा था। दिमाग का तपास किया तो दिमाग के इधर पीछे के साइड में मेडुला की जगह पे गांठ थी,
वैसे इसलिए दिमाग की कोई भी बीमारी हो, सूजन हो, छोटे दिमाग की हो, इनमें सब में उल्टी जैसे लगना या उल्टियाँ होना काफ़ी कॉमन चीज़ है। उसके साथ चक्कर भी आते हैं, बैलेंस भी जाता है, दूसरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अपन एसिडिटी की दवाओं पे आते हैं। एसिडिटी की दवाइयाँ अगर आप स्टीरॉइड्स या पेन किलर्स ले रहे हो तो आपके लिए लेना कंपलसरी है, नहीं तो पेट में अल्सर हो जाता है। और काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट आते तो हमें बोलते हैं, अरे डॉक्टर आप इसके साथ में हमें एसिडिटी दवा पहले लिखिए, मैं तो कुछ भी लेती हूँ तो एसिडिटी हो जाती है। वैसे नहीं है, कोई कोई दवाइयों में एसिडिटी की दवाइयाँ लेने के कारण वो दवा ज़्यादा काम नहीं करती। जैसे क्लोपिडोग्रेल अपन लोग लकवा के लिए या हार्ट अटैक के लिए लेते हैं, अथवा फंगस की दवाइयाँ, और ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं उसके लिए नहीं जा रही हूँ। वैसे ही अगर आप एंटासिड ले रहे हो तो आयरन का और B12 का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। बहुत सारी दवाइयों के एब्सॉर्प्शन के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। अब लास्टली एक केस, हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसको छाती में ऐसे जलन जैसे बहुत लग रही थी, डिस्कम्फर्ट लग रहा था। एक दिन पहले वो एक्चुअली खड़ा खड़ा गिर गया था, क्या हुआ उसको पता नहीं है। उसका हाथ भी दुख रहा था तो उसके कारण भी पेन किलर्स चल रहे थे। रात भर सोया नहीं। मॉर्निंग में जब लाया था तो उसको ऐसे लग रहा था सांस में भी तकलीफ है, बीपी भी काफ़ी कम है, ECG में हार्ट अटैक था। उसके लड़के को समझा रहे, तब तक लग रहा था उसकी पल्स इरेगुलर हो गई है। डॉक्टर बुत्रा ने उसको सीधा हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के लिए खुद की गाड़ी देके भेजा, तो पर रास्ते में ही उसका हार्ट बंद पड़ गया और लकीली वो हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक थे, इसलिए वो सर्वाइव हो गया। इसलिए काफ़ी बार ये हो जाता है, हम लोग कुछ पेन किलर लेते रहते हैं, कुछ लेते रहते हैं, कुछ नहीं भी लेते रहते हैं, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, अपने समझ में नहीं आता, गैस गैस करते हैं। तो प्लीज़ अचानक ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच जाओ। बाकी चीज़ों के बारे में सुभाष भाई ने बताया हुआ है। थैंक यू।